कहते हैं कि दुनिया में ना दो तरह की यात्राएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो वो जो हम अपने कदमों से तय करते हैं, मतलब बाहर की दुनिया में। बिल्कुल। और एक दूसरी जो शायद ज्यादा गहरी है, हम्म, वो भीतर की यात्रा। हाँ। और वो बस एक सांस से शुरू हो सकती है। और आज हम इसी भीतरी यात्रा की बात करने वाले हैं। हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत पुरानी कहानी बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक ऋषि और उनके शिष्य की। लेकिन देखिए, हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस कहानी को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि योग और ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है। और ये भी देखेंगे कि जो बातें हजारों साल पहले कही गईं, उन्हें आज की न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी कैसे देखती हैं। एग्जैक्टली। यही तो इस चर्चा को सबसे दिलचस्प बनाता है। तो मिशन साफ है, एक प्राचीन कहानी के जरिए ये समझना कि अपनी सांस को देखो जैसा आसान सा लगने वाला निर्देश इतना इतना ताकतवर क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हिमालय की उस गुफा से। हाँ। कहानी एक ऐसे ऋषि की है जो हिमालय की एक गुफा में रहते थे। बहुत ही शांत, बहुत गंभीर। अच्छा, जिनकी मौजूदगी में ही शांति महसूस हो। हाँ, बिल्कुल। लोग कहते थे कि उनकी मौजूदगी में ही मन की बेचैनी कम हो जाती है। अच्छा। अब जाहिर तो है। लोग आते होंगे उनके पास बहुत दूर दूर से। हाँ, दूर दूर से आते थे। राजा, व्यापारी, आम लोग, सबको लगता था कि कोई चमत्कारिक मंत्र मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट। और मिलता क्या था उन्हें? एक बहुत ही सिंपल सा, लगभग एंटी क्लाइमैक्टिक सा जवाब। हाँ, अपनी श्वास को देखो। बस। मैं तो कल्पना कर सकती हूँ कि लोग कितना निराश होते होंगे। इतनी मुश्किल यात्रा करके आए और जवाब मिला बस सांस देखो। ये तो हम वैसे भी हर पल कर रहे हैं, इसमें खास क्या है? यही यही तो सवाल है। और यहीं पर आज का विज्ञान तस्वीर में आता है। ओके। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब ऋषि कहते थे अपनी श्वास को देखो, तो उनका मतलब सिर्फ पैसिवली ऑब्जर्व करना नहीं था। अच्छा, इसे आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं। ये अपने ध्यान को बिना किसी जजमेंट के एक जगह पर टिकाने की प्रैक्टिस है। और सांस को इसलिए चुना गया क्योंकि वो हमेशा अभी में होती है, प्रेजेंट मोमेंट में। बिल्कुल, वो ना अतीत में है न भविष्य में। ओके, तो ये मन को अतीत की चिंता और भविष्य के डर से निकालकर अभी में लाने का एक टूल है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब 5 मिनट भी अगर ध्यान लगाने बैठो तो मन तो हजार जगह भागता है। भागता है क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, या DMN। DMN। हाँ, ये दिमाग का, कह सकते हैं कि डे ड्रीमिंग या माइंड वॉन्डरिंग वाला हिस्सा है। जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते तो ये DMN एक्टिवेट हो जाता है और मन को अतीत और भविष्य में घुमाता रहता है। ओह, और श्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं। लगातार सांस पर ध्यान देने की प्रैक्टिस असल में इस DMN की एक्टिविटी को कम करती है। मतलब आप सचमुच अपने दिमाग को शांत रहने के लिए ट्रेन कर रहे आते हैं। ये तो कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे रियल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। हाँ। तो सब लोग इस सरल जवाब से निराश होकर लौट रहे थे। हाँ। लेकिन फिर एक अलग तरह का सीकर आता है। अच्छा। हाँ, एक युवा शिष्य। ओके। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पर एक सच्ची प्यास भी थी। वो ऋषि के पास आकर कहता है, गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान। मुझे अपने मन की जंजीरों से आजादी चाहिए। मेरे अंदर एक दरवाजा है, उसे खोल दीजिए। ब्रह्म ज्ञान, ये एक बहुत भारी शब्द है। हमारी सुनने वालों के लिए क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? वो असल में क्या मांग रहा था? कोई सुपर पावर? एक तरह से हाँ, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ब्रह्मांड का ज्ञान या द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। ओके। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो वो असल में अपने ईगो या अहंकार की सीमाओं से बाहर निकलना चाहता था। हमारा जो ये मैं है, मैं ऐसी हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरा है, यही वो जंजीर है जिसकी वो बात कर रहा था। अध होना चाहता था। हाँ, और जो कुछ भी है उससे जोड़ना चाहता था। और ऋषि का जवाब क्या था? मुझे यकीन है उन्होंने कोई चमत्कार तो नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, द्वार तुम्हारे भीतर ही है, मैं उसे नहीं खोल सकता, पर मैं रास्ता दिखा सकता हूं। ये सेल्फ रियलाइजेशन का कोर प्रिंसिपल है। कोई गुरु आपको ज्ञान दे नहीं सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है, चलना तो खुद ही पड़ता है। बिल्कुल। और रास्ता वही था जो उन्होंने सबको बताया था, अपनी सांस को देखो। वही रास्ता। उन्होंने शिष्य को गुफा में एक चटाई पर बिठा दिया और कहा, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो।
जब अंदर आती है, जानो के अंदर आ रही है, जब बाहर जाती है, जानो के बाहर जा रही है। बस इतना ही? हाँ, बस। और शिष्य की साधना शुरू हो गई। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। हाँ, ये एक लंबा सफर था। बहुत लंबा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। और इस दौरान उसके अनुभव भी बहुत अजीब-अजीब थे। जैसे कि? कभी मन एकदम शांत हो जाता, तो कभी पहले से भी ज्यादा बेचैन। कभी उसे खुशी महसूस होती, कभी बिना वजह रोना आता। ये सुनकर मुझे लगता है कि कई लोग ना इसी स्टेज पर आके ध्यान छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, मेरा मन तो और अशांत हो रहा है। बिल्कुल। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि ये प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा। स्रोत इसे मन की सफाई की तरह बताते हैं। सोचिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना सालों का जैसे इमोशनल कचरा दबा पड़ा है। हाँ, सही बात है। गुस्सा, दर्द, दुख, ये सब। जब आप ध्यान में शांत बैठते हैं तो ये सारा कचरा सतह पर आने लगता है, ताकि वो निकल सके, ताकि वो रिलीज हो सके। हाँ। विपश्यना जैसी ध्यान की पद्धतियों में इसे संघार का निकलना कहते हैं। शिष्य का रोना या हंसना, ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा था। तो मतलब अगर ध्यान करते हुए बेचैनी हो, हाँ, तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि सफाई हो रही है। बिल्कुल। लेकिन सालों तक बस एक ही काम करना, आज के 2 मिनट मेडिटेशन ऐप के जमाने में ये सोचना भी मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये धैर्य ही तो अपने आप में एक सुपर पावर है। सही बात है। शिष्य बस डटा रहा। हाँ। उसका काम हर दिन एक ही था, सांस को देखना अंदर और बाहर, बिना किसी नतीजे के उम्मीद किए। और फिर एक तूफानी रात वो हुआ जिसका उसे इंतजार था, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। बताइए, क्या हुआ उस रात? बाहर जबरदस्त तूफान था, बिजली कड़क रही थी, पहाड़ जैसे हिल रहे थे, पेड़ टूट रहे थे। उफ, प्रकृति में पूरी उथल-पुथल मची थी। लेकिन शिष्य अपनी साधना में एकदम स्थिर बैठा था। और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस अब सिर्फ उसके शरीर के अंदर बाहर नहीं चल रही। मतलब ये कैसे हो सकता है? उसे लगा जैसे वो खुद हवा बन गया हो। उसकी चेतना, उसकी अवेयरनेस शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर फैलने लगी। उसे पहाड़, आसमान, पूरा ब्रह्मांड अपने ही भीतर महसूस होने लगा। हाँ, उसका वो छोटा वाला मैं जैसे पूरी तरह से घुल गया। ये वही ईगो डिसोल्यूशन है जिसकी बात आप कर रहे थे। एग्जैक्टली। यही वो अवस्था है जब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क लगभग शांत हो जाता है और दिमाग का सेल्फ सेंटर्ड हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और ठीक उसी पल जब उसका मैं मिटा, हाँ, उसे अपने भीतर एक तेज रोशनी का विस्फोट महसूस हुआ और एक स्वर्णिम द्वार खुल गया। वाओ! तो ये था वो द्वार जिसे वो गुरु से खुलवाना चाहता था। लेकिन जब ये असल में हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो उत्साहित हुआ या डर गया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि वो चौंका नहीं। उसने बस बड़ी शांति से खुद से पूछा, क्या यही द्वार था? और उसे भीतर से ही जवाब मिला, हाँ। कमाल है। सालों की साधना ने उसे इतना स्थिर बना दिया था कि इतने बड़े अनुभव को भी वो बस एक साक्षी की तरह देख पाया। ये दिखाता है कि मंजिल उतनी जरूरी नहीं थी जितना कि उस तक पहुंचने का सफर। सही कहा। सफर ने ही उसे उस मंजिल के लिए तैयार कर दिया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो ध्यान से बाहर आया तो ऋषि उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? जिस द्वार को खोलने के लिए तुम दुनिया भर में भटक रहे थे, वो द्वार तो तुम्हारी एक सांस की दूरी पर ही छुपा था। योग कोई जादू नहीं है, ये तुमको तुम्हारे भीतर छुपे ब्रह्मांड से मिलाता है। कितनी गहरी बात है। हम हर जवाब, हर समाधान बाहर खोजते हैं, किताबों में, गुरुओं में, इंटरनेट पर। हाँ। और ये कहानी कह रही है कि असली खजाना तो हमारे अंदर ही है। और उसकी चाबी भी हमारे पास है, सचेत श्वास या कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब आप अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं तो आप असल में अपने मन के पार जाने की कोशिश करते हैं। सही है। मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता है। सांस अकेली चीज है जो हमेशा वर्तमान में है। तो सांस पर ध्यान लगाकर आप मन को वर्तमान में ले आते हैं, और जब मन वर्तमान में टिक जाता है तो वो शांत हो जाता है। बिल्कुल। और एक शांत मन में ही भीतर का द्वार खुलता है। उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, अपने आप। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये एक बाहरी खोज से शुरू हुई यात्रा थी, गुरु की खोज, ज्ञान की खोज। हाँ। लेकिन ये बहुत जल्दी एक भीतरी यात्रा में बदल गई जिसका व्हीकल सिर्फ हमारी अपनी सांस थी। यह हमें सिखाती है कि बड़े नतीजों के लिए हमेशा बड़े और जटिल काम करने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। एक सरल काम को
लगातार धैर्य के साथ करने में जबरदस्त शक्ति होती है। बिल्कुल। और ये भी कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अलग-अलग नहीं हैं। वे एक ही सच्चाई को अलग-अलग भाषाओं में बता रहे हैं। हाँ, जो ऋषि हजारों साल पहले अनुभव से कह रहे थे, आज एफएमआरआई मशीनें हमारे दिमाग में होता हुआ दिखा रही हैं। सही। अंत में स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ते हैं। योग करो, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है।